दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के ऊपर, साथ ही साथ एसआईआर का जो प्रोसेस बिहार के अंदर कराया गया उस पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ इसके एनडीए पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। जो डेटा सामने आता हुआ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में बड़ी गड़बड़ी की गई और सब कुछ पहले से ही सेट कर दिया गया था, यानी कि सेटिंग पहले से ही हो गई थी। जो डेटा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने अभी एक वीडियो जारी की है जिसमें बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डेटा सामने आ रहा है इसके बारे में पहले से ही संजय सिंह को पता था और इस डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के डेटा, इसे लेकर संजय सिंह भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ज्ञानेश कुमार के ऊपर और एनडीए के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस बीच अगर बात की जाए वोट चोरी को लेकर लगातार विपक्ष अब सवाल उठा रहा है, क्योंकि ये जो डेटा है 2025 में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 2020 से अगर कंपेयर किया जाएगा तो एकदम अपोजिट है। 2020 में आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी बिहार के अंदर, लेकिन इस बार 2025 में अगर बात की जाएगी तो कहीं पर भी आरजेडी टिक नहीं रही है और साथ ही साथ बीजेपी सबसे आगे चल रही है, इसके बाद जेडीयू पार्टी है। ये डेटा कंफर्म डेटा नहीं है, लेकिन इसके आधार पर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर अगर इस डेटा की माना जाएगा तो एनडीए सरकार बन रही है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी और साथ ही साथ तेजस्वी यादव दोनों यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे थे, अलग अलग जगह पर जाकर जनता से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे और काफी ज्यादा मेहनत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने की है, विपक्ष ने की है। लगातार रैलियां करना, लगातार जनता से मिलना, लगातार बिहार चुनाव में एक्टिव रहना, विपक्ष काफी ज्यादा एक्टिव था और साथ ही साथ महागठबंधन चुनाव में दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट सामने आता है उसमें ना ही कांग्रेस कहीं दिखाई दे रही और ना ही आरजेडी कहीं दिखाई दे रही, बल्कि 2020 में कहा जा सकता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की थी जितनी इस बार की है। यात्रा करते हुए 2020 में राहुल गांधी तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दे रहे थे, जो कि इस बार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो डेटा सामने आया है वो 2020 से अगर दोस्तों बात की जाए उसमें आरजेडी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आपके सामने दोस्तों सबसे पहले 2020 का डेटा रखना चाहूंगा। आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी और 75 सीट आरजेडी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के खाते में 19 सीट गई थी और महागठबंधन की बात की जाए 110 सीट महागठबंधन के खाते में गई थी 2020 में, यानी कि अच्छी खासी सीट महागठबंधन के खाते में जाते हुए 2020 में दिखाई दे रही थी। और अब 2025 की बात की जाएगी, अभी फिर से मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा ये कंफर्म डेटा नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए यहां पर जो आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी उसको 26 सीट दिखाई जा रही है कि 26 सीट आरजेडी के पाले में जा सकती है। यह डेटा जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं तो कहा जा सकता है आरजेडी 26 सीट पर सिमट कर रह सकती है। इसके आगे पीछे रिफ्लेक्ट होगा थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं 2020 से कंपेयर करेंगे जहां पर आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी, खुद में आरजेडी कहीं टिक नहीं रही है। 2020 में दोस्तों अगर बात की जाएगी बीजेपी 74 सीटें जीती थी और जेडीयू 43 सीट जीती थी, एनडीए के खाते में 125 सीट्स गई थी। और इस बार दोस्तों देख सकते हैं आप बीजेपी 92 सीट्स दिखाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। जेडीयू की बात की जाए 83 सीट्स दिखाई जा रही हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी जो कि चिराग पासवान की पार्टी है उसके खाते में 19 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं, जो अभी का डेटा सामने आ रहा है। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है, जबकि राहुल गांधी लगातार यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे थे तेजस्वी यादव के साथ। और आपको बताना चाहूंगा जब कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा रही है 2020 में 19 सीट जीतते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही थी, तो यहां पर एक और बात ध्यान करने वाली है कि एआईएमआईएम और कांग्रेस दोनों को ही सेम सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों फिर से बताना चाहूंगा कंफर्म डेटा नहीं है, लेकिन इस डेटा की अगर बात की जाएगी दोस्तों सिर्फ कांग्रेस एमआईएम का ही मुकाबला कर पाई इस चुनाव में, तो इसे लेकर लगातार सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो एसआईआर का प्रोसेस अभी हाल में बिहार के अंदर हुआ था उसमें गड़बड़ी देखने को मिली, जिसे लेकर संजय सिंह का बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिना देरी के दोस्तों आपके सामने संजय सिंह का यह बयान रखना चाहूंगा जहां पर वो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन चीफ कमिश्नर की अगर बात की जाएगी ज्ञानेश कुमार के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर का जो प्रोसेस किया गया था बिहार के अंदर वहां पर ही गड़बड़ी कर दी गई थी, या फिर ये कहा जाए वहां पर ही सेटिंग कर दी गई थी, जिसका
रिजल्ट अब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं है। कई सवाल उठाते हुए संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव को लेकर। आपके सामने दोस्तों बिना देरी के संजय सिंह का यह बयान रखना चाहूंगा, और मैं भी चाहूंगा कि आप अपनी राय जरूर दें। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्योंकि 2020 में जो पार्टी नंबर 1 पार्टी थी, इस बार 26 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है। ये एसआईआर के जरिए क्या खेल किया गया है बिहार में, 2-3 मिनट के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एसआईआर के जरिए क्या दावा किया गया था? घुसपैठिए आ गए, इनको तो भगाना है, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, यही तो चिल्ला रहे थे भाजपा वाले। आप जाकर पता कर लीजिएगा, जितने भी मतदाता सूची में नाम थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाम पे शिकायत नहीं की कि ये घुसपैठिया है या विदेशी है। एक भी नाम पे शिकायत नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, जब अभी जो ये वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आई है, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार जी के मुंह में ताला लग गया है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कितने मिले? 315। और उन 315 विदेशी नागरिकों में ज्यादातर हिंदू हैं, 78 मुसलमान हैं। 78 मुसलमान पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ मतदाताओं को परेशान किया, एसआईआर का हवा खड़ा किया, और विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए, एकदम से हम पूरा परिवर्तन कर देंगे एसआईआर के जरिए। यह दावा कौन कर रहा था? ज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। इसलिए उनकी मूर्खता और अज्ञानता पर मुझे हंसी आती है। हालांकि वो बहुत चालाक आदमी है, ये अज्ञानता में वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो दरअसल जो कुछ भी कर रहे थे मोदी जी के इशारे पर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कर रहे थे। और क्या खेल किया है इस फाइनल लिस्ट में, वो भी आप समझ लीजिए। 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं बिहार में। जो मौजूदा सूची हुई है, जो फाइनल हुई है सूची, उसमें 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं। यानी कि एक मतदाता 2 जगहों पे, ऐसे 5 लाख मतदाता है। एक मतदाता 2 जगहों पे, जिनका एड्रेस सेम है, पता सब कुछ एक जैसा है, नाम एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, ऐसे 5 लाख मतदाता है। आप सोचिए, कुछ हजार के अंतरों से पूरे हरियाणा का चुनाव बदल गया, कुछ 1-2% वोट के अंतर से दिल्ली का चुनाव बदल गया। तो बिहार में जब 5 लाख वोट वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में रख के चल रही है अलग अलग विधानसभाओं में, तो खेल तो हो चुका है। खेल तो सारा खत्म कर दिया इन्होंने। जो कुल मतदाताओं की संख्या थी बिहार में, उससे 80 लाख मतदाता कम हो गए। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में मतदाता वहां पे घटाए गए और कितने डुप्लीकेट मतदाता वहां पे हैं। तो इतने गड़बड़ झाले वाली वोटर लिस्ट से विपक्ष की पार्टियां चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितना प्रचार कर लें, चाहे जितनी रैलियां कर लें और सभाएं कर लें, उन्होंने तो वोट चोरी कर रखी है, घपला और घोटाला कर रखा है। तो चुनाव में जो एसआईआर के जरिए घपला करने का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का था, वो बिहार में सफल हो चुका है। और इस मतदाता सूची के आधार पर अगर वहां चुनाव होता है तो नतीजे आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि सर्टिफिकेट पहले ही जीत का एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने बांट दिया है। फिलहाल दोस्तों संजय सिंह का ये वीडियो, जिसमें वो सीधा सीधा एसआईआर प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो अभी हाल में बिहार के अंदर एसआईआर का प्रोसेस किया गया था, उसमें ही सेटिंग कर दी गई थी, जिसकी वजह से रिजल्ट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दोस्तों इस बीच ये भी बताना चाहूंगा, जब बिहार के अंदर एसआईआर का प्रोसेस किया जा रहा था, इस बीच कई गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी। ग्राउंड रिपोर्ट सामने आते हुए दिखाई दे रही थी, जिसमें लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो जिंदा है, बिहार के अंदर है, इसके बावजूद भी उनका नाम काट दिया गया। कई तरीके की गड़बड़ी देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने भी एसआईआर प्रोसेस में जितनी भी गड़बड़ियां हो रही थी उसको उजागर किया था, जनता के सामने रखा था। कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दिए। कई न्यूज वेबसाइट थी जिसने बताने की कोशिश की थी कि एसआईआर का प्रोसेस जो बिहार के अंदर हो रहा है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाएगी, ये मुद्दा सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने भी आपको कई तरह की न्यूज बताई थी कि किस तरीके से एसआईआर का प्रोसेस ठीक तरीके से बिहार के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक तरीके से एसआईआर किया नहीं जा रहा है। बिहार के अंदर कई तरीके की गड़बड़ियां देखने को मिल रही, लाखों लोगों के नाम काट दिए गए और उनको बाद में रीजन भी नहीं बताया जा रहा था। तो कई खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही थी एसआईआर प्रोसेस को लेकर, और अब फिर से एक बार ये मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये डेटा इलेक्शन कमीशन ने सामने रखा है, जहां पर बीजेपी नंबर 1 पार्टी सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जेडीयू दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बिहार से सामने आते हुए दिखाई दे रही है, और आरजेडी कहीं पर भी टिक नहीं रही है। सवाल यहां पर उठा रहा है विपक्ष
कि आरजेडी जो 2020 में नंबर 1 पार्टी थी, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आज 26 सीटों पर सिमटते हुए आरजेडी दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं चाहूंगा आप किस तरीके से संजय सिंह के इस बयान को देखते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इस बीच कांग्रेस और आरजेडी भी लगातार सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही है, वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही है एनडीए पर और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर। आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, बिहार चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके हिसाब से ये जो डेटा इलेक्शन कमीशन सामने रख रहा है या जो ये डेटा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल